हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूँ 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन ने आप लोगों को जो है काफ़ी समय दे दिया होगा अपनी तैयारी करने का। जी हाँ, निराश मत होइए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस लॉकडाउन में आपदा यानी कि इस आपदा को भी अवसर बनाएं। तो जी हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब क्लासेस कोचिंग क्लासेस चालू होंगे और कब एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप बेकार में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपना समय जो है वेस्ट ना करें। इनफैक्ट इसी आपदा को आप अवसर में बदलें और आप देखेंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही सुदृढ़ होगी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद धड़ाधड़ जो है आपका वैकेंसीज आएंगी। और उस समय आप पाएंगे, अगर आज आप चिंता करेंगे कि कैसे क्या होगा, कि उस समय आप पाएंगे कि आप जो है तैयार नहीं थे। ठीक है, तो चलिए, ये आज का था मोरल लेक्चर। अब शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर शो को। तो आज के करंट अफेयर शो में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 10 जो है टॉप न्यूज ऑफ द डे भी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालता हूँ, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं डू यू नो सीरीज, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और टॉप न्यूज़ ऑफ द डे डालता हूँ, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले ये है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, हैप्पी हाइपोक्सिया। ये क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया? इट्स अ अनयूजुअल कोरोना वायरस इफेक्ट बैफल्स डॉक्टर्स। यानी जितने डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ही आश्चर्यचकित हैं कि ये कैसा, मतलब कि एक कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट है। सो हैप्पी हाइपोक्सिया में होता क्या है कि ये एक सिंड्रोम है। क्या है? ये एक सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट जो है कोरोना वायरस का, वो एकदम खुश है, लेकिन उसके ऑक्सीजन लेवल्स कहीं पे 90 से कम है, तो कहीं 80 है, या फिर कहीं किसी किसी केस में 50 भी है। तो ये बहुत ही एक अनयूजुअल कोरोना वायरस इफेक्ट है, जो कि जिसने कि यूके के डॉक्टर्स, यूएस के डॉक्टर्स, सबको मतलब कि आश्चर्यचकित किया हुआ है। तो इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? हैप्पी हाइपोक्सिया, या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है कि मरीज खुश भी है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम है। ठीक है, दूसरा है फार्मा मेजर माइलन। ये आपको याद रखना है, फार्मा मेजर माइलन थर्ड टू गेट नॉट टू प्रोड्यूस मार्केट रेमडेसिविर। सो रेमडेसिविर, जैसे कि पता है, ये दवाई है जो कि कोरोना वायरस के इलाज में यूज की जा रही है, और इसको जो है सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो दवाइयों के प्रोडक्शन और मार्केट को मंजूरी देता है, रेगुलेटर है, तो उसने जो है माइलन को भी मंजूरी दे दी है कि वो रेमडेसिविर दवाई की जो है प्रोडक्शन और मार्केट कर सकता है। इससे पहले जो है किसको मंजूरी मिली है? हेटेरो ड्रग्स और आपका जो है ग्लेनमार्क को। ठीक है, सॉरी, ग्लेनमार्क कह रहा हूं, सिप्ला को, हेटेरो ड्रग्स और सिप्ला को। तीसरा है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप सेटअप टू टैकल लोकस्ट इन्वेजन अक्रॉस स्टेट्स। तो ये जो है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है ये सेटअप किया गया है, किसके लिए? तो जो टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ है, लगभग आप देख सकते हैं कि राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, तो इन सबको टैकल करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इससे रिलेटेड हम लोग नीचे एक क्विज भी देखेंगे, तो वहां आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चौथा है कनाडा सस्पेंड्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग ओवर न्यू सिक्योरिटी लॉ। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडेउ, उन्होंने जो है जो हांगकांग के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी, यानी कि एक्सट्रेडिशन मतलब जो भी क्रिमिनल होता है उनका जो है आदान प्रदान, उसको लेकर ट्रीटी जो है वो हांगकांग के साथ उसको खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें जैसा पता है कि चाइना ने जो है काफी कंट्रोवर्शियल जो है एक सिक्योरिटी लॉ लाया है, जिसमें वो हांगकांग की जो सेपरेट एंटाइटी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और ये ऐसा किया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से वहां पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था, और चाइना जो है डेमोक्रेसी को कभी अलाउ नहीं करता। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों को पता है तियानमेन स्क्वायर हुआ जैसे 1980s का, या फिर फालुन गोंग गैंग जो है जो डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करता है, उनको भी उन्होंने बैन किया हुआ है। तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और ये
डेफिनेटली अलाउ नहीं करता कि वो उसके लैंड पे डेमोक्रेसी पनपे। ठीक है, तो कनाडा ने क्या किया है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ सस्पेंड कर दी है। आपका पांचवा है, वार्ड्स इन इंडियाज लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल टू बी नेम्ड आफ्टर इंडियन आर्मी सोल्जर्स किल्ड इन गालवान वैली क्लैश। तो गालवान घाटी में जो क्लैश हुआ था जिसमें 20 भारतीय जवान जो है शहीद हुए थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है जो भी डिफरेंट वार्ड्स बन रहे हैं, जो लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल है, ये कहाँ है, ये आपका दिल्ली में है, छतरपुर के पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी वार्ड्स बनेंगे, ये 20 जो भारतीय जवान है जो शहीद हुए गालवान घाटी क्लैश के दौरान, उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठा न्यूज क्या है। यूके ओपन्स क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कॉरिडोर्स फॉर 60 नेशंस। तो 60 नेशंस के लिए यूके ने क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल जो है खोल दिया है, लेकिन इसमें जो है यूएस और इंडिया शामिल नहीं है। कौन नहीं है शामिल, यूएस और इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो है मुकेश अंबानी लॉन्चेस जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। तो जैसा कि पता है जूम को लेकर जो है काफी अपोजिशन चल रहा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जूम जो है आपके जो डाटा है या आपकी प्राइवेसी है उसका हनन कर रहा है, और प्लस उसमें और एक कमी थी कि 40 मिनट के बाद जो है आपका जूम का कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो खत्म हो जाता था। तो उसको जो है रिप्लेस करने के लिए मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और टॉप 10 रिचेस्ट उसमें पर्सन्स में आते हैं, उन्होंने जियो मीट जो है जूम की जगह पे लाया है, जो कि जूम को कॉम्पीट करेगा। ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। ठीक है, हमारा अगला है उबर परमानेंटली क्लोज्ड इट्स मुंबई ऑफिस। सो मुंबई का जो ऑफिस है उसको उबर आपको जैसे पता है कि ये आपका मतलब कि जैसे ओला कैब्स है वैसे उबर कैब्स भी है, इसने जो है अपना मुंबई के ऑफिस को परमानेंटली क्लोज कर दिया है, और ये इसके जो है वर्ल्ड ओवर जो 45 ऑफिस क्लोज करने हैं उसी के एक हिस्सा है। लेकिन ड्राइवर्स जो है वो बने रहेंगे, वो अपना जो है सुचारू रूप से काम करेंगे, बस ऑफिस क्लोज किया गया है। ठीक है, हमारा अगला है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज एंड फ्लिपकार्ट जो है ये वॉलमार्ट बैक्ड है, कोलैबोरेटेड फॉर वायरलेस ऑडियो डिवाइसेस अंडर HRX ब्रांड। तो HRX ब्रांड के ऑडियो डिवाइसेस आएंगे जो वायरलेस होंगे, उसके लिए क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज और आपका फ्लिपकार्ट ने जो है क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। लास्ट हमारा टॉप न्यूज ऑफ द डे है, इंडियन लेड टीम डेवलप्स चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्री सेंट्रीफ्यूज डिवाइस हैंडी फ्यूज फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। सो कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक जो है बहुत ही चीप और इलेक्ट्रिसिटी फ्री सेंट्रीफ्यूज डिवाइस डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, हैंडी फ्यूज। और ये जिस इंडियन ने डेवलप किया है उनका नाम है मनु प्रकाश। क्या नाम है उनका, उनका नाम है मनु प्रकाश। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मनु प्रकाश। तो उन्होंने ये डेवलप किया है, और हम आपको बता दें कि इसमें सेंट्रीफ्यूज, बेसिकली सेंट्रीफ्यूज होता क्या है, सेंट्रीफ्यूज डिवाइस। तो सेंट्रीफ्यूज जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे के सारे जो है सेंट्रीफ्यूज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब ये चीज रोटेट करती हैं तो जो भी आपका मटेरियल होता है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा हैंडी फ्यूज कि ये सलाइवा सैंपल को कलेक्ट करेगा और उसको उसमें जो है ये सेंट्रीफ्यूज डिवाइस चलाएगा, और फिर जो है जब सेंट्रीफ्यूज डिवाइस से सलाइवास के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे तो उसमें से जो है वो कोविड-19 का टेस्टिंग करेगा कि किस सलाइवा पार्टिकल में कोरोना वायरस के जो है वो हैं पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका हैंडी फ्यूज करेगा। नाम क्या है, मनु प्रकाश। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप न्यूज ऑफ द डे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। तो क्या है ये, सिटकनी, स्लोकोवस्की, रोश और ग्रिल ड्रिग। तो व्हाट इज स्टिकनी, स्लोवस्की, रोशे और ग्रिल ड्रिग। ठीक है, तो ये क्या है आपको बताना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये मंगल ग्रह पर क्या है, ये क्रेटर्स हैं। तो क्रेटर्स ऑन मार्स क्या है आपके, स्टिकनी, स्लोवस्की, रोशे और ग्रिल ड्रिग। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा स्लोवस्की को प्रोनाउंस करने में काफी मतलब कि डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, नाउ इट इज राइट, स्लोवस्की। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जो है मार्स पे बने हुए बहुत बड़े खड्डे हैं, और ये मिले कहां हैं, तो यहां पे देखिए अगले स्लाइड में। तो ये रहा आपका, ये स्टिकनी है, ये स्लोवस्की है, आप देख सकते हैं, ये रोशे है
और ये आपका ग्रिल्ड रिग है। और ये मिला कहाँ है? ये जो है आपका मार्स का जो सबसे बड़ा मून है फोबोस जिसका नाम है, वहां पे मिले हैं। और ये जो है इसकी फोटो किसने भेजी है? हमारे अपने ही मंगलयान ने। ठीक है, तो मंगलयान पे एक मार्स कलर कैमरा लगा हुआ है, उसके द्वारा जो है ये 1 जुलाई को फोटो लिया गया है। और ये फोटो जो है अब काफी जो है वायरल हो रखा है। ठीक है, और फोबोस जो कि मार्स का सबसे बड़ा मून है, जिसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, मंगल ग्रह भी बोलते हैं, तो वो मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि वो कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से बना हुआ है। किससे बना है? कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से। ठीक है, अब आइए जरा मंगलयान के बारे में देखते हैं। जब बात छिड़ी गई है मंगलयान की, तो मंगलयान को इसरो ने 5 नवंबर 2013 को जो है लॉन्च किया था, और इसको मार्स के ऑर्बिट में सितंबर 24, 2014 को प्लेस किया था। और इसमें जो है 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। कौन कौन से? लाइमन अल्फा फोटोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मार्स कलर कैमरा एंड थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये 5 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि मंगलयान को इंडिया ने पहले ही शॉट में जो है इसमें कामयाबी पाई थी, यानी कि इसके लिए दोबारा इंडिया को कोई कुछ लॉन्च नहीं करना पड़ रहा था, ये पहली ही बार में सक्सेसफुल हुआ था। इसके अलावा जो है इसकी कुल लागत जो थे ये मात्र 450 करोड़ थी। कितनी? मात्र 450 करोड़। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ओकोवांगो डेल्टा किस देश में है? सो इन विच कंट्री इज द फेम्ड ओकोवांगो डेल्टा? तो ये किस देश में है? तो जी हाँ, ये है आपका बोट्सवाना में। कहाँ है ये? बोट्सवाना। ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है अफ्रीका जो है ये कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है। ये रहा आपका बोट्सवाना, जिसका कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है गैबोरोन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा, ये रहा आपका क्या है? ओकोवांगो डेल्टा। और यहीं पे क्या है, ये न्यूज में काफी चल रहा है कि ये ऊपर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये सारे क्या हैं? ये हैं एलिफेंट्स, जो कि वहां पे बहुत ही रहस्यमय ढंग से मर गए हैं। और लगभग कितने एलिफेंट्स? तो लगभग 356 एलिफेंट जो है बहुत ही रहस्यमय ढंग से वहां पे मरे हैं। कहां पे? बोट्सवाना के ओकोवांगो डेल्टा में। और आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो बोट्सवाना है, यहाँ पे दुनिया का जो है इट हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, यानी कि हाथी का जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो कहाँ है? बोट्सवाना में। लगभग कितना? तो 1,30,000। और ये जो 356 डेड हैं, ये किस रिपोर्ट में कहा गया है? ये एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स, इनकी रिपोर्ट जो लीक हो गई उसमें ये पता लगा है। ठीक है, और ये एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स के डायरेक्टर कौन है? ये है माइक चेज। कौन है? तो माइक चेज। और बोट्सवाना की बात हुई है तो वहां की करेंसी है बोट्सवाना पुला। प्रेसिडेंट है मॉकवित्सी मसीसी। कौन है? तो मॉकवित्सी मसीसी। और कैपिटल क्या है आपका? तो गैबोरोन। गैबोरोन आप इसकी कैपिटल है। ठीक है, अब एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ऐसे ही और दो संस्थाएं हैं। एक तो है प्रेस विदाउट बॉर्डर्स और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये भी 2 संस्थाएं हैं जो कि डॉक्टर्स, तो पता है कि ये लोग डॉक्टर्स जो हैं इनके इस फील्ड में काम करते हैं, जो और प्रेस वाले हैं ये प्रेस फ्रीडम को लेकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे गलती से एक लिखा गया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है ए, यानी कि जीन कैस्टेक्स। कौन है? तो जीन कैस्टेक्स जो है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कल ही जो है इनको अपॉइंट किया गया। किसने? तो आपका मैनुअल जो है आपके इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति। उन्होंने जो है जीन कैस्टेक्स को अपॉइंट किया, क्योंकि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि एडवर्ड फिलिप्स थे, इन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन दे दिया। किन्होंने? तो एडवर्ड फिलिप्स ने अपना रेजिग्नेशन दिया और जीन कैस्टेक्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के, इसको क्या कहा जाता है? राइजिना हिल्स या आपका राष्ट्रपति भवन। तो वहां के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है? एलिसी पैलेस। क्या कहा जाता है? एलिसी पैलेस। ठीक है, आइए अब उनकी जरा तस्वीर देखें जीन कैस्टेक्स की। तो ये रहे जीन कैस्टेक्स। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट है लॉन्ग टाइम, और ये रहे आपके जीन कैस्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मैंने जैसा कहा था
टॉप न्यूज ऑफ द डे में एक क्वेश्चन उस पर आधारित है। तो क्या है, राज्यों में टिड्डी आक्रमण से निपटने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह का मुखिया या प्रमुख कौन होगा। तो अंतर मंत्रालयी समूह का प्रमुख कौन होगा ये आपको बताना है। तो हु विल हेड द इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप सेटअप टू टैकल लोकस्ट इन्वेजन अक्रॉस स्टेट्स। तो कौन होगा, तो ये है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और यही इस दल का जो है नेतृत्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। सॉरी, किस राज्य ने दुनिया भर में कोविड-19 के सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो विच स्टेट हैज फॉर्म्ड एक्सपर्ट पैनल टू स्टडी बेस्ट कोविड-19 कंटेनमेंट प्रैक्टिसेस अराउंड द ग्लोब। तो ये किसने किया है, तो यह है उत्तराखंड की सरकार ने। ये कल जो है इसकी घोषणा की गई और इसको जो हेड करेंगे प्रोफेसर देवव्रत रॉय। कौन करेंगे, तो प्रोफेसर देवव्रत रॉय जो है इसको हेड करेंगे। और उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। कौन है मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और इसके जो है उत्तराखंड के 2 कैपिटल हैं, एक है समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। तो समर कैपिटल है आपका गरसाइन और विंटर कैपिटल है आपका कौन सा, तो देहरादून। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार का धारक है। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आपको बताना है कितना बड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार का धारक है। तो ये क्यों मैंने पूछा है, आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसलिए पूछा है, यहाँ पे पहले मेन पॉइंट्स देख लीजिए तब मैं समझाता हूं। तो टॉप 4 कंट्रीज जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्स रिजर्व्स है, तो पहले है चाइना, फिर जापान, तीसरा आपका स्विट्जरलैंड और फिर आपका रशिया। और फॉरेन जो हमारा जो रिजर्व्स है, यानी कि जो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, लगभग $500 बिलियन। कितना है, तो $500 बिलियन जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और ये जो है लगभग 13 महीने के इंपोर्ट को कवर कर सकता है। कितना, तो 13 महीने का इंपोर्ट, और ये बहुत ही सेफ जो है थ्रेशोल्ड है। इससे क्या होगा कि कोई भी मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी या उथल पुथल आएगी तो भारत को उससे निपटने के लिए जो है काफी मददगार साबित होगा। और प्लस जो है ये जितने भी भारत में निवेश करने वाले हैं उनको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंडिया जो है डिस्पाइट जो है इकोनॉमी मतलब कि कोरोना वायरस के चलते काफी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो होल्डिंग है ये इतने स्टेबल हैं कि आप मतलब कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो $500 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये जो है कुल जीडीपी का कितना है, 1/5 है। कितना है कुल जीडीपी का, तो 1/5 यानी कि 25% है कुल जीडीपी का। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये बढ़ा क्यों है, तो ये बढ़ा है क्योंकि करंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, कहां, तो बीओपी में। वो पहली बार सरप्लस हुआ है 13 साल में। कितने साल में, तो 13 साल में। लास्ट टाइम ये सरप्लस कब हुआ था, तो लास्ट टाइम ये सरप्लस हुआ था आपका 2007 में। कब हुआ था सरप्लस, तो 2007 में जो है ये सरप्लस हुआ था लास्ट टाइम। और कितना है सरप्लस, $558 मिलियन। ठीक है, और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो इनफ्लोज आ रहे हैं लोकल स्टॉक मार्केट में और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है मेनली जैसे जियो में जो है और कोटक महिंद्रा बैंक में जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, तो उसके कारण करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। इसके अलावा जो है करंट अकाउंट सरप्लस क्यों हुआ है, क्योंकि इंपोर्ट्स यानी कि आयात जो है ये भारत का जो है पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2018-19 के मुकाबले 2019-20 के वित्तीय वर्ष में काफी डिक्लाइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर में कितना था, $46.77 बिलियन, और ये घट के लास्ट क्वार्टर यानी कि आपका जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में कितना हो गया, $35 बिलियन। ठीक है, तो ये काफी कम है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि डिमांड कम हुई है, यानी कि इंडिया के अंदर डिमांड कम हुई है इसलिए आयात कम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए
कि एक्सपोर्ट्स जो है ये सप्लाई साइड फॉर्म करते हैं और जो इंपोर्ट्स हैं ये डिमांड साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब इंडिया में डिमांड मेट नहीं हो पाती तो हम लोग फिर आयात करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो क्या है, आपका जो तेल, कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। सो लोअर क्रूड प्राइस ऑयल और लोअर डिमांड, इसके कारण आपका इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुआ और इसके कारण क्या हुआ, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। ठीक है, और 2019-20 की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कितना रहा, ये 24.6 बिलियन रहा डॉलर, और ये 2018-19 में कितना था, तो डॉलर 57 बिलियन ये 2018-19 में था। ठीक है, अब करंट अकाउंट में आता क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखते हैं करंट अकाउंट एक होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल हम क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रेड्स इन गुड्स, ठीक है, और ट्रेड्स इन सर्विसेज। तो जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस है, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होता है तो हम बोलते हैं क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। और लेकिन जब इसमें हम नेट ट्रांसफर या ट्रांसफर पेमेंट्स हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई होता है, और भारत भी जो है बाहर के देशों में ट्रांसफर पेमेंट्स करता है या मतलब कि इन्वेस्ट करता है। तो जो नेट जो आता है, नेट ट्रांसफर आता है, जब उसको मिला देंगे तो क्या बनता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें और एक चीज ऐड होगी, वो क्या, आपका इन्वेस्टमेंट। क्या ऐड होगा इसमें, तो आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ट्रेड इन गुड्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विस आपका नेट फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम में क्या आएगा, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और क्या आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। और नेट नॉन फैक्टर इनकम में शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब आएंगे। और ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या होगा, जैसे कि एनआरआईज जो रेमिटेंस करते हैं, ग्रांट्स, ये सब जो है आपका ट्रांसफर पेमेंट में आता है। ठीक है, सो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, ये मिला के कुल क्या होता है, करंट अकाउंट, और इस बार क्या रहा है, सरप्लस रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों ये आपको याद रखना है जो भी मैंने समझाया है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बटाईदारों के लिए बलराम योजना लॉन्च किया। सो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बलराम योजना फॉर शेयर क्रॉपर्स। तो ये कौन है, ये आपका ओडिशा सरकार ने। किसने किया है, ओडिशा सरकार, जहां के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और कैपिटल है भुवनेश्वर। अब इस बलराम योजना में है क्या, तो पहली बात तो बता दें कि पिछले साल एक कालिया स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ये उसी का सीक्वल है। तो कुल जो है इसमें 1040 करोड़ रुपए का जो है इसमें लोन जो है आवंटित किया जाएगा, किनको, तो शेयर क्रॉपर्स या बटाईदारों को। और किसके थ्रू, तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के थ्रू। और कितने साल में, 2 साल में। तो पहले साल में जो है 70,000 और दूसरे साल में है 70,000 ग्रुप्स को। ठीक है, सो टोटल जो है 1,40,000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स बनाए जाएंगे। अब ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता क्या है, अब जैसे पता है कि शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं ये टेनेंट्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। अब इनके पास जो है इतना ज्यादा मतलब कि इनकम सोर्स नहीं होता है जिससे कि ये जाके लोन ले और अपने ऊपर अननेसेसरी लायबिलिटी ले ले। तो इसीलिए जो है ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो है ये फॉर्म किया जाता है। ये बेसिकली 4 से 10 इंडिविजुअल्स या फार्मर्स का होता है, और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। और ये जॉइंटली क्या होता है, ये बैंक से लोन लेते हैं, और क्या होता है, किसी एक म्यूचुअल गारंटी पे लोन लेते हैं, जिससे कि लोन भी सेफ रहता है और प्लस शेयर क्रॉपर्स को भी काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ये है आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। अब इससे पहले जो है शेयर क्रॉपर्स को लेके अप्रैल 2020 में भी ओडिशा सरकार ने एक जो है ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाया था, जिसका नाम था ओडिशा एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट। तो इसके तहत क्या है कि जो बटाईदार हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो भी बटाईदार हैं और लैंड ओनर्स हैं उनके बीच में एक लीज एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो शेयर क्रॉपर्स का राइट्स है वो जो है सुरक्षित रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शेयर क्रॉपिंग जो है ओडिशा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1974 के अंतर्गत बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है ओडिशा में जितने भी लैंड कल्टीवेट हो रहे हैं उसका 70% जो है बटाई पे दिया गया है या शेयर क्रॉपिंग
हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है मैंने फिगर दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये किसी भी जो भी उड़ीसा के दर्शक देखेंगे ये स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो है आपको क्या याद रखना है, बलराम योजना कहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कुत्ते के मीट के आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो विच स्टेट हैज बैंड द इंपोर्ट, ट्रेड एंड सेल ऑफ डॉग मीट। तो ये किसने किया है, तो ये है आपका नागालैंड। इसने कल जो है ये मूव लिया नागालैंड ने। और आपको बता दें कि मिजोरम ने भी मार्च 2020 को जो है एनिमल स्लॉटर एक्ट लाके ये स्टेप लिया था, जिसके तहत कुत्तों के मीट के आयात, व्यापार और बिक्री पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। अब नेपाल की बात करें तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, नेफ्यू रियो। जो गवर्नर है वो कौन है, तो गवर्नर आपके कौन है, तो गवर्नर है आपके RN रवि। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और यहाँ का हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट सारामती। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि ट्रू नेट क्या है, व्हाट इज ट्रू नेट। सो ये क्या है, ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ये जो है एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। तो टीबी का पता लगाने के लिए एक आणविक परीक्षण है। तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए ये एक आणविक परीक्षण है। और ये क्यों मैंने पूछा है, क्योंकि कल जो है WHO ने 3 इंस्टीट्यूट्स को इस टेस्टिंग के मतलब कि बिक्री पे या इस टेस्टिंग के इस्तेमाल पे जो है लेकर क्या किया है, अप्रूवल दिया है। तो ये कौन है, फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक, मोलबियो डायग्नोस्टिक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है कि WHO ने इंडोर्स किया है, किस चीज के लिए, तो ट्रू नेट टेस्ट के लिए। क्योंकि इंडिया जो है पहले से ही ये ट्रू नेट टेस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है टीबी का जो है वर्ल्ड कैपिटल है। क्योंकि इंडिया में जो कुल जो टीबी केस हैं टोटल कितने हैं वर्ल्ड में, 10 मिलियन केसेस, यानी कि 1 करोड़ केसेस और लगभग 15 लाख मौतें होती हैं हर साल टीबी से। और इंडिया में इन केसेस का लगभग 1/3 जो है टीबी इंडिया में है। तो इसी को देखते हुए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 1997 में लॉन्च किया गया था। और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली क्या है, ये 1 घंटे के अंदर बता देगा कि किसी को टीबी है कि नहीं है, और प्लस कौन सा व्यक्ति जो है ड्रग से जो है उसका टीबी रेजिस्टेंट है, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक चिंता का सबब जो है साइंटिस्ट के लिए उभर कर आ रहा है। क्योंकि टीबी तो ठीक है, लेकिन जब कोई टीबी ड्रग से ही रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर उसका क्या करें। तो जो ड्रग जो यूज किया जाता है टीबी के ट्रीटमेंट में वो है आपका रिफैम्पिसिन। ये आपको याद रखना है क्या है, तो रिफैम्पिसिन। और टीबी किससे फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है टीबी। और ट्रूनेट की बात करें तो ये क्या है, नोवल मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो कि रैपिडली डिटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस को और रिफैम्पिसिन के रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन पॉइंट्स है। अगर आप लोगों को वीडियो से नहीं समझ में आया तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। सो विच फेमस चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो जी हाँ, ये करेक्ट आंसर है लिन डैन। कौन है, तो लिन डैन। तो लिन डैन जो है ये 2008 और 2012 ओलंपिक्स के जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और प्लस ये बैडमिंटन प्लेयर जो है ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। कौन, तो लिन डैन। और इनके जो फ्रेंड लिन चोंग वी, ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी जो है अभी कुछ दिन पहले रिटायरमेंट की घोषणा की थी। अब किसने की आज, तो लिन डैन ने की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है अब अपने करंट अफेयर्स की प्रस्तुति पे रोक लगाता हूँ। अब आपसे मैं अलविदा चाहूंगा। और यदि आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं, करंट अफेयर्स जुलाई 3 हो या करंट अफेयर्स आपका 2 जुलाई हो या आपका जो है करंट अफेयर्स 1 जुलाई है, तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जो किस नाम से है, करंट अफेयर्स यूनिवर्स। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से है और प्लस टेलीग्राम चैनल भी करंट अफेयर यूनिवर्स के नाम से है। तो आप लोग जो है मेरे
तीनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे अलविदा लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।